इस बीच खार्किव प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि जंग शुरू होने से अब तक रूसी सेना के हमलों में वहां बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई है। रूस ने 24 फरवरी को किए गए हमले में सबसे पहले खार्किव को ही निशाना बनाया था और हमले के 50 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद खार्किव के गवर्नर ने दावा किया कि अब तक वहां 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में मारे गए लोगों में 24 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जंग के 50वें दिन खार्किव पर रूस की तरफ से 34 रॉकेट दागे गए, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आईं। यही नहीं, कुछ बर्बाद टैंक और हमले में तबाह गाड़ियों का मलबा भी दिखाई दिया। वहीं कुछ इमारतों पर तो गोलियों के निशान ऐसे दिखाई दिए मानो किसी ने टारगेट कर हमले किए हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी फौज शहर में हजारों जिंदा बम और मिसाइलें इसलिए छोड़ गई ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद ही उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस हेलीकॉप्टर को उसकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। और इस बीच पुतिन सरकार ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को ही बम से उड़ाने की धमकी दे दी और इस धमकी से पहले यूक्रेन की सीमा के पास पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में फायरिंग की कुछ आवाजें सुनने का दावा भी किया गया और इसी के बाद रूस हरकत में आ गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव को भी उड़ाने की धमकी दे दी। कीव का मतलब है वो जगह जहां ज़ेलेंस्की जंग के दौरान भी मौजूद हैं। ऐसे में रूस की इस धमकी के मायने यही निकाले गए कि वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेंगे। Cases continue. The Russian armed forces will strike at decision-making centers, including in Kyiv. कुर्स्क का इलाका रूस के पश्चिमी हिस्से में आता है। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों रूसी सेना के काफिले को लोगों ने काफी गर्मजोशी से यूक्रेन रवाना किया था। लेकिन अब कुर्स्क में फायरिंग की खबर से रूस आग बबूला हो गया है। हालांकि जिस इलाके में फायरिंग सुनाई देने का दावा किया जा रहा है, वहां के प्रशासन ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में ये फायरिंग हुई है। वैसे पिछले दिनों पुतिन सरकार ने अपनी सीमा के अंदर तेल कंपनी पर भी हमले का दावा किया था। तब भी उसने यूक्रेन पर बदला लेने के आरोप लगाते हुए उसे पलटवार की धमकी दी थी। उधर जर्मनी ने रूसी कारोबारी एलिशर उस्मानोव की दिलबर नाम की एक लग्जरी यॉट को अपने कब्जे में ले लिया। इस कारोबारी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बेहद करीबी बताया जाता है और इसी वजह से जर्मनी ने उसकी इस सुपर यॉट को जब्त कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी यॉट बताई जाती है। इसे पुतिन के करीबी अरबपति कारोबारी एलिशर उस्मानोव के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुनाया था, जिसके तहत जंग शुरू होने के 4 दिन बाद ही एलिशर उस्मानोव पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे और अब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में उनकी आलीशान यॉट को भी जब्त किया गया, जिसे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगने से पहले ही एक ट्रस्ट के नाम कर दिया था, जो उनकी बहन चलाती है। लेकिन जर्मनी में यॉट को कब्जे में लेने वाले अधिकारियों ने बताया कि असल में वो एलिशर उस्मानोव की ही है और करीब 36 यात्रियों और 96 क्रू मेंबर की क्षमता वाली दिलबर नाम की ये यॉट एक ऐसी लग्जरी नाव है जिसमें ऐशो आराम के लिए दुनिया भर की चीजें मौजूद हैं। बताया गया कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ये यॉट 512 फीट लंबी है, जिस पर 2 हेलीपैड भी बने हुए हैं। इसके साथ ही इसमें इतना बड़ा इंडोर स्विमिंग पूल बनाया गया है जैसा अब तक किसी भी यॉट में नहीं बनाया गया है।
इतनी सारी सुविधाओं की वजह से ही इसकी कीमत भी आसमान छूती है। उस्मानोव की ये लग्जरी यॉट 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा की है, यानी भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 5,300 करोड़ रुपए है। और इतनी महंगी यॉट के मालिक 68 साल के एलिशर उस्मानोव खुद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 86वें नंबर पर बताए जाते हैं। और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। ना पुतिन पीछे हटे और ना यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, что до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Что-то глобальные меры, блядь. Там видишь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। Нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई को तबाही की फाइनल तारीख होने की खबरों के बाद और भी कई अटकलें लगी और आशंका जताई गई कि 10 मई के बाद पुतिन एटम बम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा तो ये भी गया कि वो उस दिन रासायनिक हथियार भी चला सकते हैं। यही नहीं, डर इस बात का भी है कि पुतिन तबाही की उस तारीख को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं